नाइन्थ क्लास बच्चों। आज हम आपको आपके विज्ञान विषय का लेसन 10 वर्क और एनर्जी इसके बारे में समझाएंगे। वर्क और एनर्जी। वर्क बच्चों क्या है? सामान्यतः तो हम कहते हैं कार्य। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, खेत में पानी दे रहे हैं या लकड़ी को चीर रहे हैं या पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। पर विज्ञान और वो भी भौतिकी, फिजिक्स की जो के हिसाब से या फिजिक्स या साइंस के विषय में हम कहें बच्चों, तो इसको हम कार्य करना नहीं कहते हैं। कार्य करना वह है जिसमें हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके स्थान में परिवर्तन कर दें, उसको हम कार्य करना कहते हैं। तो कुछ भी करना कार्य नहीं होता है। कार्य में हमारी ऊर्जा का जो है वो खर्च होती है ऊर्जा। तो कार्य क्या होता है, इसको हम कैसे जो है परिभाषित कर सकते हैं, इसकी क्या जो है वो सूत्र क्या है, किसी भी कार्य का मापन हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम आपको बच्चों समझाएंगे। फिर ऊर्जा, कार्य करने में ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा क्या होती है, इसका मापन किस जो है विधि से किया जाता है, ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है, इन सब के बारे में भी, या ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है जो आइंस्टीन ने दिया था, वो सभी हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप बच्चों समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कार्य। इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले बच्चों आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे जो है चैनल YouTube पे साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साइंस विषय के 9th और 10th के बनाकर आप सभी को उससे लाभान्वित करें। घर बैठ के आप इन वीडियोस को पढ़िए, इनको समझिए, इनके नोट्स बनाइए और प्रश्न अभ्यास में दिए हुए प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करिए। आगे चलकर जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो हम आपको अभ्यास में दिए हुए प्रश्नोत्तर भी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको जो है नोट्स के रूप में देंगे, ताकि आप उन प्रश्नोत्तर को अपनी नोट्स की कॉपी पे उतार कर और जब आवश्यकता हो उनको आप लर्न कर सकते हैं। देखिए 9th क्लास, वर्क या कार्य भौतिकी की भाषा में बच्चों बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। एक जगह बैठे बैठे हम अपना हाथ पैर कितना भी चलाएं, उसको कार्य करना नहीं कहते हैं। तो कार्य करने के लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो बल जरूर लगना चाहिए, दूसरा बल की दिशा में विस्थापन जरूर होना चाहिए। अगर वस्तु में विस्थापन हो रहा है और वो बल की दिशा में नहीं हो रहा है, तो भी बच्चों कार्य नहीं किया जाता है। इसके बहुत से उदाहरण हमारे आसपास दिखाई देते हैं। जैसे है कि हम देखते हैं कोई पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है तो बल उसके सेंटर पर है और जो बल का विस्थापन है वो बल से लंबवत लग रहा है। अर्थात लंबवत लगने पर भी जो विस्थापन का मान होगा बच्चों वो शून्य होगा और इस दिशा में जो है वो वस्तु कार्य नहीं कर रही है। बल तो लग रहा है पर कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य करने के लिए हमें दो बातें जो है आवश्यक है, एक तो बल और दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। इसको एक उदाहरण से समझिए बच्चों। एक पत्थर हाथ में लिया और उसको ऊपर की तरफ हमने फेंका। इस पत्थर पर और हाथ पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक वह बल जो हम हाथ द्वारा पत्थर पर लगा रहे हैं और पत्थर को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और दूसरा वह बल जो पत्थर हमारे हाथ पर लगा रहा है और वो नीचे की तरफ लगा रहा है। अर्थात दो प्रकार से इस पर बल लग रहा है। एक बल वो जो हाथ द्वारा उस पत्थर पर आरोपित किया जा रहा है, जो ऊपर की ओर लग रहा है, और दूसरा वो जो पत्थर द्वारा हाथ पर लगाया जा रहा है और वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अर्थात दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, एक हाथ द्वारा पत्थर पर और दूसरा पत्थर द्वारा हाथ पर।
हम ये भी जानते हैं बच्चों कि हम पृथ्वी पर जब चलते हैं या कोई वस्तु रखी है तो पृथ्वी पर एक गुरुत्व बल कार्य करता है जो हमें उस स्थान पर खड़े रहने के लिए बल प्रदान करता है। उस गुरुत्व बल के सेंटर केंद्र के कारण ही हम खड़े रहते हैं, चलते फिरते हैं। तो इसलिए पृथ्वी पर खड़े रहने का कारण पृथ्वी का गुरुत्व बल ही है, जो इसके पहले चैप्टर ग्रेविटेशन में हम आपको समझा चुके हैं। तो बच्चों, आप कार्य समझ में आ गया। कार्य तभी किया जाता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने पर उस वस्तु में विस्थापन हो जाता है तो हम कहते हैं उस वस्तु पर कार्य किया गया। उस वस्तु ने जो है, और हर प्रत्येक समय दो बल कार्य करते हैं। एक जो उस वस्तु पर और बल हमेशा दो वस्तुओं पे कार्य करता है। एक जो उस वस्तु पर आरोपित होता है और दूसरा उस वस्तु द्वारा जिसने आरोपित किया है उस पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में बल जो है वो लगाया जाता है, तभी जो है कार्य होना संभव होता है। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि कार्य होने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो बल, दूसरा बल की दिशा में विस्थापन जरूर होना चाहिए बच्चों। अब बल लगाने में हमेशा दो वस्तुएं भाग लेती हैं, एक वो जिस पर बल लगाया जाता है और दूसरा वो जो बल लगा रही होती है। जैसे हाथ से बल लगाकर पत्थर को ऊपर उठाना या ऊंचे पर फेंकना, ये एक उदाहरण है बच्चों। बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें हम बल लगाकर वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित करते हैं। अब इसकी गणना कैसे करेंगे बच्चों? कार्य किया गया, कितना कार्य किया गया, कितना बल आरोपित किया गया, कितना विस्थापन हुआ, इसकी गणना करने के लिए कार्य की माप या एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, इसकी अगर हमें गणना करनी होती है तो हम विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को लेते हैं और उनको एक निश्चित स्थान से ऊंचाई तक, मतलब उनका विस्थापन करते हैं। वो ऊंचाई पर भी विस्थापन हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी हो सकता है बच्चों। तो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं में एक वस्तुओं को एक निश्चित, यहाँ बच्चों को होगा, एक निश्चित विस्थापन को उत्पन्न करने के लिए उन पर लगाए गए बल का मान वस्तुओं के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उस पर हमको उतना ही ज्यादा बल आरोपित करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो F है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। दूसरा बच्चों, उस वस्तु को एक निश्चित दूरी तक विस्थापित करने के किया गया कार्य जो है वो वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कार्य क्या होता है बच्चों? कार्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात वर्क जो है या कार्य जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों बल के और विस्थापन के। जो हम M और F है बल और M है द्रव्यमान। देखिए 9th क्लास, यहाँ हमने आपको बताया था कि वस्तु पर लगाए गए बल के कार्य जो है वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा हमें बल उतना अधिक लगाना पड़ेगा और जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कार्य भी किया जाएगा। तो इसको इस सूत्र से समझिए बच्चों, कार्य W बराबर जो है ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे कार्य अधिक किया जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अब कार्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल, अर्थात कार्य अनुक्रमानुपाती है बल का और कार्य अनुक्रमानुपाती है विस्थापन का। इसका मतलब विस्थापित करने में किया गया कार्य विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा कार्य किया विस्थापन होगा उतना ही ज्यादा कार्य किया जाएगा। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इन दोनों को हमने मिला लिया तो क्या हुआ? W अनुक्रमानुपाती है बल गुणे विस्थापन के। तो इस
अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए W बराबर K इंटू F इंटू डी। K क्या है? K एक समानुपात स्थिरांक है, एक नियतांक है बच्चों के। अब अगर हमें कार्य का मात्रक निकालना है तो कार्य का मात्रक निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसके सूत्र में हम ये एक एक लगा देंगे, अर्थात एकांक, एकांक मीन्स 1, एकांक बल लगाने पर वस्तु में एकांक विस्थापन होने पर किया गया कार्य भी एकांक होता है, अर्थात F इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1, तो W बराबर 1, तीनों 1 1 हो जाएंगे। तो हम इस सूत्र में W इज इक्वल टू K इंटू F इंटू डी, तो W बराबर 1, K और F इंटू 1, F बराबर 1 और D बराबर 1। अगर हम तीनों का में 1 1 लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, K स्थिरांक, उसका मान आ जाएगा 1, अर्थात कार्य बराबर F इंटू डी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन पर निर्भर करता है। जितना वस्तु का बल हो, पर जिस पर वस्तु पर हम बल लगाएंगे और बल लगाने पर जितनी वस्तु विस्थापित होगी, उन दोनों के गुणनफल को हम किए गए कार्य से मापते हैं। समझ में आ गया बच्चों? कार्य की परिभाषा क्या है और कार्य का किस तरह से हम कार्य का मापन अब करेंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों कि इसका जो है वो मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक निकालने के लिए बच्चों, देखिए बच्चों, कार्य का मात्रक निकालने के लिए हम कार्य का सूत्र लिखेंगे। कार्य का सूत्र है बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। बल का मात्रक हम सभी जानते हैं न्यूटन है, जो हम पहले निकाल चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर में। तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को कहते हैं जूल, अर्थात कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल भी होगा। अब अगर हमें जूल की परिभाषा देनी हो तो हम इसमें 1 कहते हैं कि 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु में यदि 1 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। हमेशा जो है परिभाषा में हम एकांक मानक मानकर ही किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को हम परिभाषित करते हैं। तो यहाँ जूल की परिभाषा देने के लिए हमें कहेंगे एक किसी भी वस्तु पर एकांक न्यूटन का बल लगाकर उसमें 1 मीटर का विस्थापन की होता है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। और जूल बच्चों एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा बताना जरूरी नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। एक कंडीशन बच्चों इसमें और भी होती है। यदि 2 वस्तुएं हैं और जिस वस्तु पर, एक वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और दूसरी वस्तु जो बल लगा रही है, यदि वस्तु पर लगाया गया बल और उस पर जो विस्थापन होता है, अगर वो विस्थापन उसकी एक सीधी रेखा पे नहीं है और वो विस्थापन अगर एक कोण बनाते हुए उस वस्तु को विस्थापित करने के लिए लगाया गया बल जो है वो विस्थापन एक कोण बनाकर कर रहा है और वो विस्थापन अगर बल की दिशा में है तो उसका मान जो है हम कोण का मान लगाकर करेंगे। इसमें बच्चों कई स्थितियां होती हैं, जिन सभी स्थितियों के बारे में हम आपको समझाते हैं। पहली स्थिति बच्चों, ये देखिए बच्चों, कुछ विशेष कंडीशन में कार्य का व्यापक सूत्र निकालते हैं। जब लगाया गया बल जो है वो बल की दिशा में ना होकर एक वस्तु से बल के साथ एक कोण बनाता हुआ होता है, तो उसमें बच्चों 3 कंडीशन होती है। जैसा कि चित्र देखिए है, ए बी एक वस्तु है, तो वस्तु का विस्थापन ए से बी तक हुआ, चली गई दूरी हो गई बच्चों डी, लेकिन जो विस्थापन की दिशा है वो बल की दिशा में ना होकर बल्कि ऊपर की तरफ हो रही है, अर्थात एक दूसरे से थीटा कोण बनाती है। बल की दिशा एक दूसरे से थीटा कोण बनाती है, तो उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो होगा वो मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बच्चों भिन्न भिन्न कोण का मान होगा।
सबसे पहले अब इसका तब हम किस तरह से इस सूत्र को लिखेंगे, W किए गए कार्य बराबर लगाया गया बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन के संग हम जो कोण बना है उसका मान भी रखेंगे, अर्थात d cos थीटा। थीटा का क्या मान है, ये जितना जो उसका दिशा का बल की दिशा में विस्थापन होगा वो उसके मापन के द्वारा हम लिखेंगे। इसकी 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन, जब थीटा का मान 0 होता है, अर्थात बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं, तो बच्चों इस दिशा में सबसे अधिकतम कार्य किया जाता है। कार्य की गणना जब बल और बल की दिशा में विस्थापन एक ही डायरेक्शन में है तो अधिकतम कार्य होता है F इंटू डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम लिख देंगे 1, क्योंकि कॉस थीटा का मान होता है 1। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा बच्चों, W बराबर F इंटू डी, अर्थात इस समय सबसे अधिक कार्य किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब थीटा का मान 90 है तो लंबवत हो जाएगा बच्चों बल की दिशा। तो यह सूत्र के द्वारा, क्योंकि cos 90 का मान होता है बच्चों 0, तो हम जब सूत्र में W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा में डी कॉस थीटा का मान 0 लिखेंगे तो उस दिशा में क्या होगा, W बराबर F इंटू 0, अर्थात बल की दिशा लंबवत होने के कारण कार्य नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो 0 में कार्य कोई भी नहीं होगा। अगर लगाया गया बल लंबवत है वस्तु के तो कार्य नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, जब थीटा का मान 180 है, अर्थात बल की दिशा जो है समान ना होकर उसके विपरीत है। बल और विस्थापन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो जो कार्य होगा उसका मान ऋणात्मक में होगा। क्यों, क्योंकि cos 180 का कौन जो है मान होता है -1, cos 180 इज इक्वल टू -1। तो सूत्र में W इक्वल टू एफ डी कॉस 180 का मान क्या होगा, यहाँ पर हम बच्चों -1 लिख देंगे बराबर F इंटू -1, तो क्या आएगा बच्चों D, तो ये होगा W बराबर ये -F इंटू डी, अर्थात किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और ये विपरीत दिशा में होगा। अब ये बच्चों जो सूत्र हैं, इन सूत्रों से न्यूमेरिकल आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए हैं। आप इन सूत्रों को लगा के प्रश्न आंकिक प्रश्न करने की कोशिश करिएगा। सिंपल केवल आपको ये सूत्र जो है लगाने होंगे और आपको किए गए कार्य की गणना का मान आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, ऊर्जा। 9th क्लास, ऊर्जा को बताने के लिए, ऊर्जा और कार्य लगभग सेम ही है, दोनों का मात्रक भी जूल ही होता है, लेकिन किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम कार्य से गणना भी करते हैं और उसको हम ऊर्जा भी, जिसके अंदर जितनी कार्य करने की क्षमता होगी उसके अंदर उतनी ही अधिक बच्चों ऊर्जा होगी। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहुत से उदाहरण हैं, गिरता हुआ हथौड़ा, उसकी अपनी ऊर्जा होती है, जितना उसमें जो भारी जितना हथौड़ा होता है उतनी ही उसकी कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। या चलती हुई बंदूक की गोली की गति, या ऊष्मा इंजन में जो भाप बनती है उसकी कार्य करने की क्षमता, या तेज गति से बहते हुए झरने का जल जो गिरता है, इन सभी में उनकी अपनी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वही उसकी ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ये भी एक अदिश राशि है, और किसी भी वस्तु की ऊर्जा की माप हम उस कार्य से करते हैं जो वह वस्तु शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक कर सकते हैं। अर्थात हमारे अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है और हमने काम किया और मेरी ऊर्जा शून्य हो गई, तो यही हमारी ऊर्जा की माप होती है। ऊर्जा की माप भी हम जूल से ही जो है लिखते हैं। अब ऊर्जा, ये बात भी हमें मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, और ऊर्जा को ना तो बच्चों आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप उसको समाप्त कर सकते हैं। अर्थात
ऊर्जा का मान जो है वो निश्चित होता है, केवल क्या बदलता है बच्चों, ऊर्जा का स्वरूप। और अगर हम दो वस्तुओं पर बल लगाकर कार्य कर रहे हैं तो जो वस्तु बल लगा रही है उसकी ऊर्जा का व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, और जिस वस्तु पर वो बल लगा रही है, जिस वस्तु पर बल लगा रही है बच्चों, उसको ऊर्जा मिल रही है तो उसकी ऊर्जा जमा हो रही है। अर्थात जितनी ऊर्जा बल लगाने वाली वस्तु खर्च कर रही है उतनी ही ऊर्जा बल जिस पर लगाया जा रहा है उसको प्राप्त हो रही है। तो टोटल ऊर्जा का मान जो है वो शून्य होगा। अर्थात लगाए गए ऊर्जा की माप और प्राप्त हुई ऊर्जा की माप जो है वो बच्चों बराबर होती है। तो संपूर्ण निकाय की ऊर्जा में कोई परिवर्तन बच्चों नहीं होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कार्य करती है तो कार्य करने वाली वस्तु की ऊर्जा खर्च होती है और जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात निकाय की संपूर्ण ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है। यदि ए वस्तु F बल लगाकर बी वस्तु को बच्चों बल की दिशा में x दूरी तक ले जाती है तो किया गया कार्य क्या होगा, ए की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई ए इज एनर्जी, और ए वस्तु है तो उसकी ऊर्जा में कमी हुई, उसने तो खर्च कर दी अपनी ऊर्जा, तो माइनस W, और बी को ऊर्जा प्राप्त हुई तो डेल्टा ई बी बराबर प्लस W। किया गया कार्य, इस पर कार्य किया गया है, इसने कार्य किया है और इस पर कार्य किया गया है। जिसने कार्य किया है उसकी ऊर्जा खर्च हो गई और जिस पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा बढ़ गई। तो क्या होगा, माइनस W बराबर प्लस W, अर्थात जितनी ऊर्जा खर्च हुई दूसरी वस्तु पर उतनी ही ऊर्जा की वृद्धि हो गई। तो टोटल संपूर्ण ऊर्जा का मान निश्चित रहता है। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जो है ऊर्जा, कितनी प्रकार के ऊर्जा के स्वरूप होते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे वो कौन से रूप हैं जिनमें हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 9th क्लास, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को बताने से पहले हम आप सबसे हमारे वीडियो को बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा पे जाइए। उसमें क्लास 9th और 10th आपके साइंस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे। उन सभी नोट्स को आप पढ़िए ध्यान से। आप घर पर बैठ के बार बार उन नोट्स को देखेंगे तो आपको पूरा कोर्स जो है आपके जो साइंस का है वो समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे नंबरों से आप अपने जो है एग्ज़ाम्स में पास हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम आपको ऊर्जा के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनके बारे में समझाते हैं। ऊर्जा को हमने अभी आपको बताया था कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, इसका मान निश्चित होता है। तो वो कौन कौन से रूप हैं बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा बच्चों, विद्युत ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में और सौर ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हमारे आसपास बच्चों पाए जाते हैं। अब सबसे पहला है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा। 9th क्लास, हमने आपको विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के नाम बताए। अब आपको 1 by 1 उन ऊर्जा की परिभाषा बताते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य करने के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और वस्तु में यांत्रिक कार्य है जैसे गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की गति के कारण संचित ऊर्जा या उसकी स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। जैसे गिरता हुआ पत्थर या खींचा हुआ तीर या दबी हुई स्प्रिंग या चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग, इन सभी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। किसी में गतिज ऊर्जा होती है और किसी में स्थितिज ऊर्जा होती है।
दूसरा बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा, आप नाम ही समझ रहे हैं कि ईंधन जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें तपन होती है, आग होती है, गर्म होता है, उसको हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे भाप का इंजन, पेट्रोल का इंजन या डीजल इंजन, ये सब बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। प्रकाश ऊर्जा, जिस वस्तु को जलाने से हमें रोशनी प्राप्त होती है उसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब है, इसको ऑन करते ही यह चारों तरफ जगमगाहट हो जाती है। या मोमबत्ती, अंधेरे में मोमबत्ती जलाने पर भी हमको प्रकाश प्राप्त होता है। या सूर्य की रोशनी, ये सभी जो है प्रकाश ऊर्जा में आ जाते हैं बच्चों। रासायनिक ऊर्जा, जब किसी भी दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त जो ऊर्जा होती है बच्चों, उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला जब अभिक्रिया करता है, जलाते हैं तो आपस में अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तभी ऊर्जा प्राप्त होती है। या पेट्रोल में भी ऐसा ही होता है, डीजल में भी ऐसा ही होता है कि जब उनको हम इग्निशन, किसी भी मशीन को हम ऑन करते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, तो उसमें जो भी फ्यूल, जो भी ईंधन भरा होता है, उसको जब वो जलता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा भी है। विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा सेम है। जब हम बल्ब जलाते हैं, वह ऊर्जा जो हमारे कान के पर्दे द्वारा, विद्युत ऊर्जा बच्चों, विद्युत धारा द्वारा संचरित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जिस भी अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत सेल या विद्युत जनित्र आदि, जनरेटर। ध्वनि ऊर्जा, वह ऊर्जा जो हमारे कान के पर्दे से हिलकर हमें सुनाई देती है आसपास के वातावरण की, जैसे कि आपके लाउड स्पीकर है या कोई तेज म्यूजिक है जो हमारे कान के पर्दे में संवेदना उत्पन्न करता है, उसको हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। फिर नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा बच्चों नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, जुड़ना या टूटना। लास्ट है सौर ऊर्जा। हम सभी जानते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है बच्चों। ये 8 प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो एक दूसरे में रूपांतरित होती हैं। इनका मान निश्चित रहता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता है। अब यांत्रिक ऊर्जा जो हमने आपको बताया था, किसी वस्तु में उसकी गति अथवा स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसा कि नाम ही है, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। इसको K से प्रदर्शित करते हैं और K बराबर 1/2 mv², अर्थात गतिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए 1/2 उस वस्तु का द्रव्यमान और उसमें जो गति है उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार से बच्चों स्थितिज ऊर्जा, वस्तुओं में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसको U से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और इसका मान निकालने के लिए हमें, स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए वस्तु का द्रव्यमान, उसकी जो है गुरुत्वीय बल और उसकी ऊंचाई को, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो है हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय बल लिख देते हैं, गुरुत्व बल, और यहाँ पे ऊंचाई, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मान प्राप्त होता है बच्चों वो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। 9th क्लास, अभी आपने जब यांत्रिक ऊर्जा में पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा उसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो गति के कारण, दूसरा उसकी स्थिति के कारण। तो गति के कारण जो किसी वस्तु की विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने में किया गया कार्य, उसकी गतिज ऊर्जा की माप होती है। और इसको नापने के लिए अगर हमने माना कि पिंड की गतिज ऊर्जा बच्चों K है, उसका द्रव्यमान m है
और उसका वेग v है। तो इन तीनों में m द्रव्यमान की वस्तु में बल F लगाने पर a त्वरण उत्पन्न होता है। तो a इज इक्वल टू F अपॉन m, ये समीकरण 1 बनेगा। F बराबर m इंटू a होता है, तो m द्रव्यमान की वस्तु में बल F लगाने पर a त्वरण उत्पन्न हो, तो इस सूत्र के अनुसार F इज इक्वल टू m इंटू a, तो क्या हो गया बच्चों, a बराबर F अपॉन m। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट समीकरण लगा दिया है, a बराबर F अपॉन m। अब यदि s दूरी चलने पर उस वस्तु का वेग 0 u बराबर 0 से बढ़कर v हो जाता है, तो जो गति के 3 नियम थे उस गति के तृतीय नियम के अनुसार पहला नियम था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था बच्चों s बराबर u टी प्लस 1/2 एस टी स्क्वायर, और तीसरा था बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तृतीय नियम है। अब इस तृतीय नियम को हम लगाएंगे और इसमें ये जो है मान रख देंगे। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर हमने माना है 0 प्लस 2as। अब यहाँ a का मान, ये समीकरण जो a थी बच्चों उसको रख देंगे, v स्क्वायर बराबर 2 a की जगह f बटा m इंटू s। इसका हम कैंची गुणा कर देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 2f इंटू एस बराबर एम वी स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब f इंटू एस बराबर ये 2m के पास आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, और ये एम वी स्क्वायर बराबर होता है w के, क्योंकि किया गया कार्य बराबर बल तथा विस्थापन के होता है। तो ये f इंटू एस जो है ये w के बराबर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर f इंटू एस बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, अर्थात किया गया कार्य जो है वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा जो है ये वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है बच्चों। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, या उसकी वेग, उसकी गति जितनी ज़्यादा हो जाएगी तो गति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती उसकी गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा भी उसी गति से। अगर द्रव्यमान आप 2 भाग बढ़ाएंगे, अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना होती है, और अगर आप वेग को बढ़ा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, क्योंकि वर्ग है। तो अगर माना हमने कि किसी वस्तु की गति के साथ उसका द्रव्यमान हमने 2 गुना कर दिया और उसके वेग जो है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वो स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो है m इंटू वी, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से स्थिति के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हमने आपको बताया था इसे U से जो है निरूपित किया जाता है। तो किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति, क्योंकि वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, तो किसी भी वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई और उस वस्तु का पृथ्वी तल तक गिरने पर किए गए कार्य की माप उसकी इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचे पर है और जब उसको पृथ्वी अपने एक बल लगाकर खींचेगी, जिसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या बल कहते हैं, तो जो बल लगाकर वो वस्तु पृथ्वी पर खींचती है उसको हम उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना उसके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के समतुल्य होती है बच्चों। और वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम U से पहचानते हैं, और U बराबर होता है वस्तु द्वारा पृथ्वी पर गिरने में किया गया कार्य। ये बराबर होता है वस्तु पर गुरुत्वीय बल जिसका मान m इंटू जी होता है, और उस वस्तु का विस्थापन जो उसकी ऊंचाई है वो h हो जाती है बच्चों। तो गुरुत्वीय ऊर्जा बराबर m इंटू जी इंटू एच, U बराबर m इंटू जी इंटू एच, अर्थात पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। समझ में आ गया बच्चों। गतिज ऊर्जा गति के कारण जिसका सूत्र है 1/2 mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण जिसका सूत्र है U बराबर mgh।
अब हम आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर बचा है। 9th क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि ये देखिए बच्चों, एक वस्तु ए है जो बी बिंदु तक, जो पृथ्वी से जब कोई पिंड है जो h ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान जो है, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, स्थितिज ऊर्जा का मान h ऊंचाई के निरंतर घटने से जो है वो कम होता जाता है। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर A पर, B पर और C पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, ये इस उदाहरण से आप समझिए। जैसे बिंदु A पर m द्रव्यमान की वस्तु है, यह वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से टोटल h ऊंचाई पर बिंदु A पर जो यहाँ पर ये विरामावस्था में है बच्चों, और जब यहाँ से गिरना, इस स्थिति पर A बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चूंकि यहाँ पर ये विरामावस्था में है, ये विरामावस्था में है बच्चों, तो इसका वेग क्या होगा, इसका वेग 0 होगा। जब वेग 0 होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और उसकी स्थिति कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। ये एक पहला समीकरण हो गया। अब जो है बिंदु बी पर, ए पर तो देखिए उसको केवल उसकी स्थिति के कारण केवल स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वस्तु बच्चों गतिशील नहीं है। अब जब बिंदु बी पर वस्तु आती है तो बिंदु बी पर उसने कितनी दूरी तय करी बच्चों, x डिस्टेंस तय किया। समझ में आ रहा है, x दूरी तय करने पर जो वस्तु है बिंदु बी पर आ गई। अब बिंदु बी पर आने पर गति का तीसरे नियम के अनुसार बच्चों क्या हुआ, इसका जो v स्क्वायर बराबर, दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx। x क्या है, x डिस्टेंस इसने चला है ना, तो यहाँ पर हम gh होता है, h की जगह हम इसको s इज डिस्टेंस या विस्थापन, तो उसकी जगह हम x, क्योंकि उसने x दूरी बच्चों तय करी है। तो हम जो सूत्र क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx। अब यहाँ as नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व से संबंध हो रहा है, वस्तु पृथ्वी तरफ गिर रही है, इसलिए त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण लगाएंगे, सिंपल त्वरण a नहीं लगाएंगे। तो g इज गुरुत्वीय त्वरण, तो 2 इंटू जी इंटू एक्स। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि उसका प्रारंभिक तो यहाँ पर 0 है, अब वो वस्तु गति पे आ गई तो उसकी जो है वेग आ गया, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर की जगह 0 लिख देंगे बच्चों 2gx। तो यहाँ पर उत्पन्न वेग जो है v स्क्वायर है, तो इस बिंदु B पर जो है इसका वेग कितना हुआ 2gx। अब बिंदु B पर बच्चों गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह बच्चों क्या लगा देंगे हम यहाँ पर 2gx। 1/2 m इंटू 2gx, ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा mgx। ये है गतिज ऊर्जा का मान। यहाँ पर केवल स्थितिज ऊर्जा थी ए बिंदु पर, बी पर देखिए गतिज ऊर्जा। अब बी पर गतिज ऊर्जा हो गई mgx और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, चूंकि टोटल डिस्टेंस h है और वस्तु ने h माइनस x डिस्टेंस जो है वो तय कर लिया है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे बच्चों, सूत्र आप जानते हैं mgh, h की जगह क्या लिखेंगे h माइनस x। अब ये हमारी स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब हम कुल ऊर्जा, इस बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या होगी mgx प्लस mgh माइनस x। अब जब ये हम इसको बच्चों खोल देंगे समीकरण को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए mgx, यहाँ mgh माइनस mgx, तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों mgh। हल करने पर ये बच्चों समझ में आ गया आपको, अर्थात कुल ऊर्जा कितनी है, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। और यहाँ पर भी हमने कुल ऊर्जा क्या देखी थी, ए बिंदु पर mgh।
केवल स्वरूप बदल गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो है कुल ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा के रूप में था और यहाँ पर कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि वस्तु गति में आ गई है। इतना बच्चों समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं बिंदु सी पर क्या स्थिति है बच्चों। ये देखिए बच्चों, बिंदु सी पर ए बता दिया, बी बता दिया, सी पर क्या होगा। चूंकि ऊंचाई खत्म हो गई है, एच शून्य आ गया है। यहाँ पर एच शून्य होने से एच बराबर शून्य, तो स्थितिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी बच्चों। अब इस बिंदु पर वेग v स्क्वायर है, तो तृतीय नियम के अनुसार v स्क्वायर बराबर v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो u स्क्वायर तो 0 है प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर v डैश स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 2gh। अब पृथ्वी तल पर गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर डैश, तो यहाँ v स्क्वायर की जगह बच्चों 2gh हम लिख सकते हैं। तो 1/2 mv स्क्वायर की जगह m इंटू 2 इंटू जी इंटू एच, ये 2 से 2 बच्चों कट जाएगा। तो बिंदु सी पर स्थितिज कुल ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों mgh। अब बिंदु सी पर कुल वस्तु की ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उसकी mgh है, स्थितिज ऊर्जा उसकी 0 है, तो कुल ऊर्जा mgh होगी। अब इस उदाहरण से बच्चों बिंदु ए पर भी कुल ऊर्जा mgh थी, बिंदु बी पर भी वस्तु की कुल ऊर्जा जो है mgh थी, और बिंदु सी पर भी वस्तु की कुल ऊर्जा जो है, ये देखिए बी पर, और ये समीकरण 1 में, समीकरण 2 पे और समीकरण 3 पे, तीनों बिंदुओं पे, ए बिंदु पे, सी बिंदु पे और ए बी और सी तीनों बिंदुओं पे उसकी कुल ऊर्जा जो है बच्चों mgh है। और पृथ्वी से टकराने पर वस्तु की ऊर्जा ध्वनि व प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है बच्चों। अब एक और रह गया बच्चों सामर्थ्य। देखिए बच्चों, लास्ट है सामर्थ्य या कार्य करने की दर। किस व्यक्ति में, किस मशीन में कितनी कार्य करने की क्षमता है, वो उसकी सामर्थ्य कहलाती है। कार्य किए जाने के समय दर को हम सामर्थ्य, अगर इसको परिभाषित करना हो बच्चों, तो कार्य किए जाने की समय दर को हम सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं बच्चों। इसे हम P से जो है प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है कार्य बटे समय। अर्थात कार्य को अगर निकालना हो तो सामर्थ्य गुणे समय। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता या किसी मशीन की कार्य करने की क्षमता उसकी सामर्थ्य और उसके समय के गुणनफल के बराबर होती है। इसका मात्रक भी वही है, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो सामर्थ्य का मात्रक बच्चों हो जाएगा जूल बटे सेकंड, अर्थात इसको हम वॉट भी कहते हैं। हम मशीनों की जब पावर को देखते हैं तो मशीनों की पावर के लिए हम उसको हॉर्स पावर में जो है मापते हैं, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट के बराबर होता है। तो किसी भी मशीनों की सामर्थ्य हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, और हॉर्स पावर की क्षमता 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट के बराबर होता है बच्चों। वॉट एक छोटी जो है मापन है। अगर हम किलोवाट में लेते हैं तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट या 10⁻³ वॉट, और 1 मीट्रिक वॉट बराबर जो होता है 10⁻⁶, या जो है आपका कितना हो गया 10 लाख, जो है 10 लाख वॉट या 10⁻⁶ वॉट। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत है। आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका के न्यूमेरिकल इन्हीं सूत्रों को लगा के प्रयास करिएगा करने का। आगे हम इसके न्यूमेरिकल और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को बच्चों, जो यूट्यूब चैनल है साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा, को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बच्चों। यह चैप्टर अब यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले चैप्टर पर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन फिर हम कह रहे हैं हमारे वीडियो को देखिए बच्चों, समझिए। बहुत ही विस्तार से हमने आपको समझाया है, आपके चैप्टर का कुछ भी ना बचे ये हमने पूरा प्रयास किया है बच्चों। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।